तो 3 जनवरी 2026 ये एक ऐसी तारीख है जो शायद हमेशा याद रखी जाएगी। जरा सोचिए, एक मुल्क का सदर, उसे एक दूसरी ताकत आकर हिरासत में ले लेती है। नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और फिर आया सदर ट्रंप का ये बयान, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस बयान ने न सिर्फ गिरफ्तारी की तस्दीक की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका का इरादा वेनेजुएला का कंट्रोल संभालने का है। इस ऐलान ने वाकई एक आलमी तूफान खड़ा कर दिया। तो आज निकोलस मादुरो हैं कहाँ? किसी सदारती महल में नहीं, बल्कि ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में। जी हाँ, ये अमेरिका की सबसे महफूज जेलों में से एक है। ये हकीकत इस सूरत हाल की संगीनी को और भी गहरा कर देती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक मुल्क का सदर अमरीकी जेल तक पहुंच कैसे गया? इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या? आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फौजी ऑपरेशन की, जिसे नाम दिया गया था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आखिर इसे अंजाम कैसे दिया गया? देखिए, ये कोई अचानक होने वाला ऑपरेशन नहीं था। इसके पीछे महीनों की मंसूबाबंदी थी, जिसमें जमीन, हवा, समुंदर सभी फोर्सेस शामिल थीं। 2 जनवरी को रात 11:15 बजे के करीब सदर ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया। फिर कुछ ही घंटों बाद 3 जनवरी को रात 1 बजे हेलीकॉप्टर्स माधुरो के कंपाउंड पर पहुंच गए और सुबह 3:45 बजते माधुरो और उनकी अहलिया एक अमेरिकी बहरी जहाज पर थे। मतलब हर कदम, हर मिनट को इंतहाई एहतियात से प्लान किया गया था। और इस ऑपरेशन का स्केल, वो तो बिल्कुल हैरानकुन था। 150 तैयारें, वो भी 20 अलग अलग अड्डों से एक साथ रवाना हुए। ये तो कई छोटे मुल्कों की पूरी एयरफोर्स से भी ज्यादा है। इससे अंदाजा होता है कि ये मिशन कितना बड़ा और कितना अहम था। और बात सिर्फ तादाद की नहीं थी। अमेरिका ने अपने सबसे जदीद हथियार मैदान में उतारे। F-22 और F-35 जैसे स्टिल्थ फाइटर्स, जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते, और EAA-18 ग्रोलर्स, जो वेनेजुएला के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकते थे। ये सब इस मिशन का हिस्सा थे। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं देना। क्रॉक से न्यूयॉर्क तक का 2100 मील का सफर, ये कोई आम परवाज नहीं थी। मदुरो को पहले एक बहरी जहाज पर ले जाया गया, फिर वहां से एक महफूज एयरबेस और आखिर में न्यूयॉर्क। इस पूरे सफर में हर लम्हा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात थे। अच्छा, तो अमेरिका ने इस इंतहाई कदम के लिए वजह क्या बताई? उनके मुताबिक ये कोई फौजी हमला नहीं, बल्कि एक कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई थी। आइए देखते हैं कि उनका सरकारी मौक़िफ़ क्या है। तो सरकारी तौर पर मादुरो पर न्यूयॉर्क में बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम है नार्को टेररिज्म का, यानी मंशियात की स्मगलिंग के ज़रिए दहशतगर्दी फैलाना। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ने वेनेजुएला को मंशियात की स्मगलिंग का एक गढ़ बना दिया था, जो बराह रास्त अमेरिका को निशाना बना रहा था। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने बिल्कुल वाज़ेह किया कि ये कोई जंग नहीं, बल्कि एक पुलिस एक्शन था। ये कहना बहुत अहम था, क्योंकि इससे अमेरिका ये तासुर देना चाहता था कि उसने बैनुल अक़वामी कवानीन को तोड़ा नहीं, बल्कि एक मुजरिम को इंसाफ के कटघरे में लाया है। और साथ ही ये पैगाम भी दिया कि वेनेजुएला का मुस्तकबिल अब वहाँ के लोग खुद तय करेंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो इंतजामिया ऐसे कानून की बालादस्ती का नाम दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने खुद तेल का जिक्र करके नए सवालात खड़े कर दिए। नाकदीन फौरन कहने लगे कि ये इस बात का सबूत है कि असल मकसद जमहूरियत नहीं, बल्कि वेनेजुएला के तेल के वसी ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना है। तो जब ये सब हो रहा था, तब हज़ारों मील दूर कराकस की सड़कों पर क्या आलम था? मादुरो की गिरफ्तारी की खबर ने शहर में एक भूचाल पैदा कर दिया था। वेनेजुएला का मुआशरा बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों के लिए ये जश्न का मौका था, एक नई सुबह की उम्मीद, लेकिन मादुरो के हामियों के लिए ये एक कौमी तौहीन थी, अपने लीडर का अगवा। सड़कों पर एक ही वक्त में जश्न भी मनाया जा रहा था और एहतजाज भी हो रहा था। इस जश्न और एहतजाज के बीच पूरे दारुल हुकूमत पर एक गैर यकीनी की कैफियत छा गई। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद और लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो, ये देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। इस सियासी खला को पुर करने के लिए मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लिया और नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेस को उबूरी सदर नामजद कर दिया। मकसद ये था कि रियासत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ ना जाए और मुल्क को मज़ीद अफरा तफरी से बचाया जा सके। वेनेजुएला में तो जो हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन बाकी दुनिया इस बेमिसाल कदम को किस नज़र से देख रही थी? आइए अब आलमी रद्दअमल पर एक नज़र डालते हैं।
دنیا بھر سے رد عمل فوری اور ملا جلا تھا۔ اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا، جبکہ روس اور چین کی حمایت سے کولمبیا نے سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ دوسری طرف اسٹار لنک جیسی کمپنیوں نے وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ دینا شروع کر دیا، شاید ایک نئے دور کی تیاری میں۔ لیکن اقوام متحدہ کا بیان سب سے زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے اسے ایک خطرناک مثال قرار دیا۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر آج ایک ملک کسی دوسرے ملک کے سربراہ کو اس طرح گرفتار کر سکتا ہے تو کل کو کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ تو بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کے اصولوں پر سیدھا سیدھا حملہ ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک لیڈر قید میں ہے، ایک قوم بحران میں، اور پوری دنیا سوچ میں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا یہ وینزویلا کے لیے ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہے، یا پھر ایک غیر مستحکم مستقبل کی طرف ایک خطرناک قدم؟ ایک بات تو طے ہے، اس واقعے نے بین الاقوامی سیاست کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے، اور اس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔